वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में एसएसटी का इकोनॉमिक्स का सेक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी इकोनॉमिक्स के जो भी चैप्टर हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के द्वारा सब कुछ बताया गया है। हम इस समय पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आपका जो दूसरा चैप्टर है, देखो क्षेत्रक यानी कि वो सेक्टर्स जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं लेकिन तीनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है ना। आप अब तक तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्षेत्रक है क्या और किस तरह से ये काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर। आज हम उन क्षेत्रकों से थोड़ा अलग हटके पढ़ेंगे कि अगर हम इनको एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें, अगर हम ये क्षेत्रकों को रोजगार की दृष्टि से डिफाइन करें या जिसको हम नौकरी भी कहते हैं, नौकरी की दृष्टि से अगर हम इनको डिफाइन करें तो हम इनको किन किन क्षेत्रों में बांट सकते हैं। तब हम उनको दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं। वो दो क्षेत्र या दो सेक्टर कौन कौन से हैं इन पर बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है केस स्टडी की तरह। तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, आप पहले उसको समझो। दो व्यक्ति हैं जो जॉब कर रहे हैं। एक का नाम है कांता और दूसरे का नाम है कमल। सिंपल है, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, जॉब कर रहे हैं, एक का नाम है कांता और एक का नाम है कमल। अब दोनों की सिचुएशंस पे ध्यान देना है आपको। कांता जहां जॉब करती है, कांता जो है वो सरकारी नौकरी करती है। सरकारी नौकरी करती है, ठीक है, यानी कि किसी कार्यालय में, ऑफिस में। उसके बाद में अगर यही चीज कमल पे देखें तो कमल जो है वो एक दुकान में सहायक का काम करता है, ठीक है। दूसरा अगर इनमें अंतर देखें तो कांता जो है वो सुबह 9:30 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक अपना काम करती है। वहीं कमल जो है वो सुबह 7:30 बजे जाकर दुकान खोलता है, साफ सफाई करता है, उसके बाद में छोटे मोटे वहां के काम करता है, पूरे दिन उस दुकान में काम करता है और रात को 8:30 बजे अपने घर पहुंचता है। ठीक है, ये अंतर हो गया। उसके बाद में कांता को सप्ताह में एक अवकाश मिलता है जिसको हम साप्ताहिक अवकाश कह सकते हैं। साप्ताहिक अवकाश के साथ साथ अलग अलग जो अवसर आते हैं या जो त्योहार आते हैं, वहां अवकाश मिलता है। और अवकाश भी कैसा? सवैतनिक अवकाश मिलता है। सवैतनिक का मतलब जिस दिन वो अवकाश मिला है उस दिन की छुट्टी का जो पैसे होते हैं वो उस दिन के नहीं काटे जाते, तो ये सवैतनिक अवकाश है, ठीक है। लेकिन जब इस तरह के कोई त्योहार आते हैं या फिर संडे होता है तो कमल को तो एक्स्ट्रा काम करना होता है उस दुकान पे, तो कोई अवकाश नहीं, कोई अवकाश नहीं मिलता उसको, कोई अवकाश नहीं मिलता, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। फिर एक और अंतर हम ये कह सकते हैं कि रिटायरमेंट, चलो रिटायरमेंट पर बाद में जाएंगे, उससे पहले ये कह सकते हैं कि कांता की जो नौकरी है वो स्थायी है, जबकि कमल को कभी भी उसका मालिक जाने के लिए कह सकता है, तो यानी कि वो अस्थायी है। कांता को उसकी नौकरी उसके जो योग्यता है उसके आधार पर मिली है और कांता को क्या काम करना है ये नियम और शर्तें उसे अच्छे से पता है।
जबकि कमल की जो नौकरी है उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, मालिक की इच्छा पर आधारित है। ठीक है, उसके अलावा कांता को पेंशन मिलेगी जब वो रिटायर हो जाएगी। उसके अलावा उसको भत्ता मिल रहा है, जो महंगाई भत्ता और कई अन्य जो भत्ते मिलते हैं नौकरी में वो कांता को मिल रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें कांता को मिल रही है, लेकिन कमल को ऐसा कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मिल रही है। कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मिल रही है। अब देखो ये दो सिनेरियोज हैं। ठीक है, इन दोनों सिनेरियोज में कितना फर्क है, एक सरकारी नौकरी कर रही है, एक ऑफिस में जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब है, और दूसरा एक दुकान में काम कर रहा है सहायक के तौर पर। ठीक है ना, उसको रखा भी उसके मालिक ने है। जब कांता को नौकरी दी गई थी तो उसको एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें पहले ही बताया गया था कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक जॉब करना है, आपका काम ये रहेगा, आप इस तरह से काम करो, वो सारी चीजें मेंशन थी। कमल के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। उसके बाद में जो काम करने के घंटे हैं वो बिल्कुल डिसाइडेड है, 9:30 से 6 बजे तक कांता काम करेगी। उसके अलावा अगर वो ओवर टाइम करती है तो उसको एक्स्ट्रा उसके लिए पे किया जाएगा। कमल जो है वो सुबह 7:30 से लेकर रात को 8:30 बजे तक काम करता है, और उसके बाद भी अगर ओवर टाइम हो तो कोई एक्स्ट्रा पे नहीं है। साप्ताहिक और त्योहारों पर कांता को अवकाश मिलता है, कमल को कोई अवकाश नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं, जबकि कांता के अवकाश सवैतनिक होते हैं। कांता की नौकरी स्थायी है, कमल की अस्थायी है। नियम और शर्तों के आधार पर उसकी नौकरी चलती है, जबकि कमल की नौकरी मालिक की इच्छा पर चलती है। अस्थायी होने का मतलब उसको ऐसे ही कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, लेकिन कमल को कभी भी उसका मालिक नौकरी से निकाल सकता है। पेंशन और बाकी भत्ते भी उसको मिलते हैं, मेडिकल अलाउंसेस भी जिसमें शामिल है, वो सब कांता को मिलते हैं, लेकिन कमल को कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलती। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरह की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उन सेक्टर्स की जो रोजगार पर आधारित होते हैं। ठीक है ना, हमने जो क्षेत्रक पढ़े थे वो उत्पादन के आधार पर थे। जो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स के बारे में स्टडी की थी, जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक थे, वो उत्पादन के आधार पर थे। ठीक है ना, अब हम जिन क्षेत्रकों का अध्ययन करेंगे वो क्षेत्रक हैं आपके रोजगार के आधार पर। तो रोजगार के आधार पर इन क्षेत्रकों को, अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बांटा गया है। इन क्षेत्रकों को कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ठीक है, संगठित और असंगठित क्षेत्र। अब ऐसा किस लिए है, देखो जब सरकार किसी कर्मचारी को अपने यहाँ नौकरी देती है तो वो कर्मचारियों की एक संस्था है, उसके लिए नियम, शर्तें, सब कानून जो है सरकार द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और जहां कमल काम कर रहा है इस तरह से, वहां कभी भी कोई भी काम करता है, कोई शर्तें नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई जो है उनके वेलफेयर के लिए सोचता नहीं है, उसको कहा जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लगभग आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस प्रकार से ये दोनों सेक्टर्स एक दूसरे से अलग है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे जो दो सेक्टर्स की, उसमें से पहला सेक्टर देख लेते हैं जिसमें हमने पढ़ा था कांता के बारे में। ठीक है ना, कांता जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या क्या है। अब देखो जब आप फंक्शंस देखोगे, अब आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे उस क्षेत्र के, उस क्षेत्र में क्या क्या होता है, तो आपको दोनों सेक्टर्स का अंतर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो संगठित क्षेत्र या जिसको ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं, जहां कांता काम करती है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या संगठित क्षेत्र। यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत है, सबसे पहली बात। ठीक है, दिस सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है। रोजगार यहाँ नियमित रूप से प्राप्त होता है, मतलब ये नहीं है कि आज मजदूरी मिली है कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक बार बोल दिया गया है कि आप यहाँ जॉब करोगे तो बिना किसी विशेष कारण को आपको हटाया नहीं जा सकता, या फिर जब तक आप रिटायर नहीं होंगे तब तक आप वहां काम करते रहेंगे। द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। ठीक है, ये दूसरा इसका विशेषता है। तीसरी है, ये क्षेत्र विभिन्न कानूनों जैसे फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि द्वारा शासित होता है।
The sector is governed by various laws such as the Factories Act, Minimum Wages Acts, etc. अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बैंक हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करते हैं लोग, बड़े बड़े ऑफिसेज में काम करते हैं, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो, ठीक है, इस क्षेत्र में वो सब चीजें शामिल होती है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स बैंक, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एटसेट्रा। एक बहुत ही बढ़िया बात है इस सेक्टर की, वो है रोजगार बिल्कुल सुरक्षित रहता है, नौकरी पर कोई आंच नहीं आती। देयर इज जॉब सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ी चीज है। देखो अपन काम करते हैं, समझ लीजिए कोई बहुत अच्छी सैलरी दे रहा है, लेकिन ये कहे कि आपने एक भी गलती की और आप नौकरी से हट गए, अच्छी सैलरी है लेकिन एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। वहीं कोई दूसरी नौकरी है जहां शायद इतनी बढ़िया सैलरी नहीं है, लेकिन वहां नियम शर्तें कुछ ऐसी है कि आपको जल्दी से कोई हटा नहीं पाएगा, तो आप कौन सी नौकरी करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली वही दूसरी वाली। क्यों? क्योंकि वहां जॉब सिक्योरिटी है। तो जो जॉब सिक्योरिटी होती है वो एक बहुत बड़ा मैटर होता है जब भी कोई इंसान जॉब करता है तो, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी किस में होती है? संगठित क्षेत्र में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। उसके अलावा पेंशन आदि जैसे अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं। देयर इज एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक पेंशन एटसेट्रा। कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल अलाउंसेस होते हैं जिनमें महंगाई भत्ता भी होता है जिनमें। फिर इस क्षेत्र में कर्मचारियों को केवल कुछ निश्चित घंटों के लिए काम करना पड़ता है। यदि वे अतिरिक्त काम करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त भुगतान दिया जाता है। In this sector, employees have to work only for a few numbers of hours. If they do work extra, they got overtime income or overtime payment. ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की विशेषताएं हैं। आपको अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की विशेषताएं बताइए, या जो असंगठित क्षेत्र है उसकी विशेषताएं बताइए, या ये भी कहा जा सकता है कि इन दोनों की तुलना कीजिए या अंतर बताइए। देखो तीनों तरह के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। तो अगर विशेषताएं पूछी जाती है तो आप ये बता सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आप अगर दोनों को कंपैरिजन में भी बता सकते हो, दोनों के डिफरेंसेस भी बता सकते हो, और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं अलग अलग भी बता सकते हो। असंगठित क्षेत्र, यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है। दिस सेक्टर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहली बात तो ये अंतर हो गया। रोजगार की शर्तें नियमित नहीं है। द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर, उसमें रेगुलर है, इसमें नहीं है, ठीक है। ये क्षेत्र किसी अधिनियम द्वारा शासित नहीं है, जबकि वहां फैक्ट्री लॉ और ऐसे सारे लॉज लगते हैं। दिस सेक्टर इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी एक्ट। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं जो अपने दम पर छोटे मोटे काम कर रहे हैं। देखो आप कई बार सुबह सुबह जाते हो 8-9 बजे 10 बजे, तो जो बड़े चौराहे होते हैं आपके शहर के, वहां पर खूब सारे लोग खड़े रहते हैं। कभी सोचा है वो वहां क्यों खड़े रहते हैं? वो इसलिए खड़े रहते हैं कि कोई आए और उनके घर पे किसी काम के लिए या किसी निर्माण कार्य के लिए जरूरत हो तो वो उन्हें मजदूर के तौर पर उस दिन के लिए ले जाए। अब उस दिन के लिए ले जाए, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है कि वो उस दिन के लिए काम करें, उनको मिले ही मिले, लेकिन उस दिन मिल जाए तो खुशी है, और फिर अगले दिन की टेंशन शुरू कि अगले दिन पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यानी इतनी अनसर्टेनिटी जो है इस सेक्टर में है कि भाई एक दिन काम मिल गया, अगले दिन काम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। नौकरी की सुरक्षा नहीं है। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसी भी व्यक्ति के काम करने का। तो जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। कोई अतिरिक्त लाभ इस सेक्टर के काम करने वालों को नहीं मिलता है। नो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। मालिक की इच्छा अनुसार काम करना होगा, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या काम है, कितना काम है, ये सब पहले से बताया हुआ रहता है। हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द ओनर। इस क्षेत्र में नौकरियां अस्थायी है और इसलिए श्रमिक बिना किसी कारण के किसी भी समय नौकरी छोड़ने के लिए कह सकते हैं। अब इसमें सिर्फ जो है श्रमिकों की नहीं, मालिकों को जो काम करवा रहे होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनको भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर उसको कोई अच्छा जॉब दे रहा है तो वो वहां चला जाएगा। तो कोई भी कभी भी कोई भी शर्त बिना शर्त ही जो है नौकरी अगर लग गया है तो वो नौकरी छोड़ भी सकता है। In this sector, jobs are temporary, hence worker may ask to leave job anytime without any reason. इस क्षेत्र में श्रमिकों को दैनिक मजदूरी मिलती है, रोज की रोज, जिसको हम दिहाड़ी कहते हैं ना, वो मिलती है। इन दिस सेक्टर वर्कर्स गेट एक्स्ट्रा डेली वेजेस। उनको वेजेस जो है वो डेली बेसिस पर मिलता है।
फिर इस सेक्टर में कामगारों को 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है। अगर वे ज्यादा काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम नहीं मिलता। जैसा हमने कमल के केस में पढ़ा कि कमल 7:30 से 8:30 तक काम करता है, बट देयर इज नो एक्स्ट्रा ओवर टाइम फॉर हिम टू गेट, but instead Kanta is getting all overtime all the time when she works for extra time. In this sector, workers have to work 10 to 12 hours. If they work extra, they don't get any overtime wages. तो यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो किसी भी प्रकार के लिए मजदूर के लिए या किसी भी काम करने वाले के लिए बिल्कुल भी जॉब सिक्योरिटी नहीं देता। और सबसे बड़ी इसकी माइनस पॉइंट यही है कि अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो वैसे भी कोई काम नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आपने देखा कि इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है, जब हमने देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर इतना ज्यादा जो है सेफ है, सिक्योर है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर उतना ही ज्यादा अनसेफ है, उतना ही जो है सिक्योर नहीं है, तो फिर क्या किया जाए कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके हितों की भी रक्षा की जा सके। क्योंकि इंसान इंसान है, हर इंसान के काम का मोल, हर इंसान के जीवन का मोल, हर इंसान की डिग्निटी जो है इक्वली सरकार के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां काम करने वाले लोगों के हितों की भी रक्षा की जा सके। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट में काउंट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन दोनों में से कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है, या तो ये कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस बताइए या तुलना कीजिए, या फिर ये कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर है उनके हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है, या फिर बड़ा क्वेश्चन इन दोनों को मिलाकर भी बनाया जा सकता है। हाउ कैन द इंटरेस्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर बी प्रोटेक्टेड? निर्माण कार्य में मजदूरों को दैनिक आधार पर नियोजित किया जाता है। जब हम देखते हैं ना कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता है, अभी मैंने कहा ना कि आपके शहर के किसी बड़े चौराहे पर जाके देखिए तो सुबह के समय काफी सारे लोग खड़े रहेंगे। वो वहां क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि भाई वहां पर जो है उनको हायर किया जाएगा और वो आज के लिए जॉब ले लेंगे। तो उनके पास नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। उनकी मजदूरी भी समय और व्यक्ति के आधार पर अलग अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई कम उम्र का कोई अनस्किल्ड व्यक्ति है तो उसको बहुत कम वेजेस के लिए भी हायर किया जाता है, और कई बार कोई वृद्ध है तो उसको भी ये कहा जाता है कि आप इतना काम नहीं कर पाओगे, आपको मजदूरी इतनी नहीं दी जाएगी। तो यानी कि जो लोग हैं उनको काम के आधार पर, अब काम अगर निर्माण कार्य में कोई भारी काम है तो उसके लिए उसको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि सेम काम किए जा रहे हैं बट आदमी और औरत को अलग अलग पे किया जा रहा है। तो यानी कि चूंकि कोई नियम नहीं है, चूंकि ये बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज है सेक्टर, तो इसलिए जो अलग अलग लोग होते हैं उनकी मजदूरी अलग अलग हो जाती है। इसलिए सरकार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाना चाहिए और उन्हें आर्थिक शोषण से बचाना चाहिए। लेबरर्स इन कंस्ट्रक्शन वर्क आर एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। They have no job security. Their wages differ from time to time. So government has to set up minimum wages act. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया जाना चाहिए। This protects them from economic exploitation. इससे होगा ये कि आप चाहे किसी को भी हायर करो, आपको कम से कम इतनी मजदूरी तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, ये एक नियम बन जाना चाहिए। निजी कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों के पास नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। उनकी सुरक्षा कंपनियों के मुनाफे के लिए गौण होती है। तो उनकी सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए कि भाई आप किसी को ऐसी जॉब से नहीं निकाल सकते, आपको इतने दिन पहले नोटिस देना होता है। ये वो सब चीजें जो शर्तें हैं वो कंपनियों के लिए लागू की जानी चाहिए। माइनर्स वर्किंग इन प्राइवेट कंपनीज हैव नो जॉब सिक्योरिटी. Their safety is secondary to companies' profit. Government has laid down strict rules to protect them. खास करके इसमें वो लोग आते हैं जो कि खानों में काम करते हैं। खाने जो होती है वहां पर काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, जो कि फिजिकल वर्क करते हैं, उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। कई बार कुछ हादसे हो जाते हैं, वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है या वो जीवन भर के लिए अपंग हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा उनको कुछ एक थोड़ा बहुत जो है पैसे देके उनके घर वालों को और फिर बात खत्म कर दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो अपंग हो गए हैं जीवन भर के लिए या फिर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके पेंशन या घर वालों के लिए जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसकी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की व्यवस्था की जानी चाहिए और सरकार के द्वारा ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए।
असंगठित क्षेत्र की अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान नहीं करती है। उनमें से ज्यादातर खतरनाक उत्पादन में शामिल है। यहाँ सरकार को ऐसे श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। आप सपोज करो कि ऐसी कोई माइन है या ऐसी कोई फैक्ट्री है जहां पर पत्थरों को काटा जाता है, ठीक है ना, पत्थरों को काटा जाता है, उनको स्लाइस किया जाता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय बुरादा जो होता है वो पत्थर से जो कटने की वजह से जो मिट्टी निकलती है, वो मिट्टी श्रमिकों के लिए, वहां जो काम कर रहे हैं उनके फेफड़ों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो ऐसे में उस कंपनी के द्वारा उन श्रमिकों के लिए क्या मेडिकल ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं या क्या ऐसी सुविधा की गई है कि उनको दिक्कत ना हो, उनके स्वास्थ्य पर कोई ऐसा बुरा प्रभाव ना पड़े जो उनके या तो जीवन ही छीन ले या पूरे जीवन के लिए उनको बीमार कर दे, ठीक है ना। तो ये सब चीजों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है और इसके लिए नियम बनाए जाने आवश्यक है। मोस्ट कंपनीज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर do not provide health facilities to their employees. Most of them are involved in dangerous factory production. Here government should take steps to protect such workers. ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं भूमिहीन खेतीहर मजदूर जो कि डे टू डे वेजेस पर काम करते हैं। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों आदि को बीज की समय पर डिलीवरी, कृषि आदानों, ऋण, भंडारण और विपणन की सुविधाओं के लिए पर्याप्त सुविधा के माध्यम से समर्थन दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, small and marginal farmers, artisans, etc. need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agriculture inputs, credits, storage and marketing facilities. और ये काम किसका है? ये सरकार का काम होता है। फिर लघु उद्योगों, निर्माण कार्य, व्यापार, परिवहन, वेंडर्स यानी वो जो रेडी लगा के और उस पर कोई चीज बेचते हैं आदि के कामगारों को कच्चा माल प्राप्त करने और उनके विपणन यानी बेचने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, वेंडर्स एटसेट्रा शुड बी प्रोवाइडेड सपोर्ट टू प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड दियर मार्केटिंग। तो ये सब काम सरकार द्वारा अपने स्तर पर किए जाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, अब एक व्यक्ति अगर सुबह के टाइम में 500 रुपए की सब्जी खरीदता है, 500-1000 रुपए की, उसको पूरे दिन अपने ठेले पे रख के, रेडी पे रख के पूरे दिन पूरे शहर में घूम घूम के उसको बेचता है और दिन के अंत तक सब्जी बिक जाती है, अगर बिक जाती है तो 300-400 रुपए के वो लाभ कमाता है और घर चले जाता है। लेकिन ना तो उसके काम करने के घंटे निर्धारित हैं, ना उसके लिए कोई ऐसी सुविधा है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को काम करना चाहिए जिससे कि उनको अपना माल खरीदने में दिक्कत ना हो, उसका विपणन करने में दिक्कत ना हो। ऐसे कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट सरकार के द्वारा बनाए जाने चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने आज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स का अध्ययन कर लिया है। हमने देखा है कि दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग अलग है। ये क्वेश्चन तीनों तरह से बन सकता है। या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि संगठित क्षेत्र क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, या असंगठित क्षेत्र क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, अलग अलग पूछा जा सकता है। या ये पूछा जा सकता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के नियम और शर्तों में अंतर बताइए। या ये कहा जा सकता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों की तुलना कीजिए, ठीक है ना। तो तीनों तरह से ये क्वेश्चन बनता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के लिए सरकार उनकी सहायता कर सकती है या उनके हितों की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है। तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो क्योंकि आपने बिल्कुल डिटेल में इसकी स्टडी कर ली है। अगले पॉइंट्स के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।